Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I've been again present in front of you on the same platform of the Life Physics, and we are here to continue our class 12th unit number 3 and the part 2 basically. And that part 2 is magnetic effect of current. And in that magnetic effect of current, you know that we have discussed the part 2 जिसमें हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को या करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करके उसके इफेक्ट को देखते थे एंड दैट इफेक्ट वाज द फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम लोग हमेशा विजुअलाइज कर सकते थे. द फर्स्ट थिंग, व्हेन द चार्ज वाज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब एक चार्ज को मूव किया और आपने उसे मैग्नेटिक फील्ड में अलाउ टू मूव किया, दैट चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स. पॉइंट नंबर 2, when a current carrying conductor was placed in the uniform magnetic field, तब उसे भी एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ BIL sin थीटा. नाउ आज की कहानी में एक और चीज को एडवांस में लेके आएंगे. तो जैसे आप लोगों ने देखा पार्ट 2 का स्टार्टिंग था चार्ज. जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसे फोर्स एक्सपीरियंस होगा. लॉजिक क्लियर किया. अब चार्ज अगर किसी कंडक्टर के थ्रू मूव करे तो वहां करंट इफेक्ट होगा, तो उस वजह से फोर्स लगेगा. आज हम उसी लेवल को एक और लेवल पे ऊपर लेके जाने चाहते हैं, यानी जो हमारा लास्ट टॉपिक था हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा और एडवांस करते हैं. एंड इन टुडेज टॉपिक व्हाट वी हैव अ रेक्टेंगुलर कॉइल. So we are going to have rectangular shape of coil or a conductor. एक conductor है rectangular shape का, means wire आपने rectangular shape में लिया, you allow the current through it. So rectangular coil in uniform magnetic field. So आज का हमारा टॉपिक होने वाला है what is going to happen जब आप एक rectangular coil को uniform magnetic field में place करेंगे. So this would be our today's topic and we are going to totally focus on it. And the most important thing before starting the lecture is that this topic is going to be the main consideration part of your next upcoming topic. यानी जो हमारा अगला lecture होगा, जब भी हम उसके बारे में discuss करेंगे in the next lecture, but this is going to the theme of that lecture. यानी ये lecture आने वाले lecture का complete basic है. मीन्स आज जो आप सीखेंगे वो आपको नेक्स्ट लेक्चर का वर्किंग प्रिंसिपल बनने वाला है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखने वाले हैं. सो प्लीज, व्हाट इज द टॉपिक? द टॉपिक एंड द कॉन्सेप्ट जो आज हम लोग सीखेंगे, दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल विल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अब तक क्या रखते आए? फर्स्टली वी प्लेस दी चार्ज, हमने उसे मूव किया, अलग अलग एंगल में मूव किया, अलग अलग ट्रेजेक्टरीज मिली, उन्हें स्टडी किया, एनालाइज किया, वी डन दिस. नेक्स्ट हमारे पास क्या समझ में आया कि इन दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल हैपन इफ वी प्लेस अ करंट कैरिंग कंडक्टर, हमने वो भी देखा. ओके, फिर हमने उससे पता चला फोर्स है, फिर हमने टू पैरेलल वायर्स के बीच में फोर्सेस को फाइंड आउट किया, व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर. तो आज की कहानी वही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, बट इस बार आपको उसमें किसी एक स्ट्रेट कंडक्टर को नहीं रखना है. इस बार आपको कंडक्टर को तो रखना है, बट अ रेक्टेंगुलर शेप ऑफ कंडक्टर लिया मैंने. ओके, सो चेक दिस आउट. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू प्लेस अ रेक्टेंगुलर कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो चेक दिस आउट. सो लेट्स सपोज वी हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B. हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया है B, which is in a particular direction, and you all know that to represent the uniform magnetic field we always use the parallel line. So we have a uniform magnetic field B vector here. Okay, in that uniform magnetic field we are going to place a rectangular coil. तो हम लोग यहाँ पे एक rectangular coil को place करने वाले हैं. Okay, so we are going to place a rectangular coil in the uniform magnetic field. So in this uniform magnetic field we place a rectangular coil. Let us give the name of that rectangular coil P, Q, R and S. So we have placed a rectangular coil named as PQRS
हमने PQRS को हमारे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया. ओके, such that since it is a rectangular coil, so definitely it would have some length. So let's suppose the length is L and width is small b. So we have a rectangular coil of length L and width b, and we place that rectangular coil in a uniform magnetic field. Now the point is that how we are going to place, हम लोग उसे किस तरीके से place करने वाले हैं. So the most important thing is, if I use a notebook here, अगर मैं एक notebook को use करता हूँ to just only to give you a small demonstration, basically from the front side it is a sheet, ये एक sheet है, but यहाँ पे हम लोग किसी rectangular sheet को use नहीं कर रहे, हम एक coil को use कर रहे हैं. So coil I think आपको clear है, यानी हमारे पास अंदर कुछ नहीं है, अंदर inside it is being a hollow part. हमारे पास केवल एक वायर है, we have a wire जो कि P से स्टार्ट हुआ, Q R S to again P. तो हमने एक वायर को लिया है जिसे रेक्टेंगुलर शेप दे दिया and we call this as a rectangular coil. So please इसे इसके साथ जॉइंट करने का कोशिश करना, इमेजिन करना, ताकि हमें ये चीज और भी बेटर वे में समझ में आए. तो शीट नहीं है, पहली बात तो अंदर से होलो है, because okay, so PQRS. So we are going to place this rectangular sheet in the magnetic field, but आप लोग check out कर पा रहे हैं, I am using or I am drawing the magnetic rectangular coil a little bit tilt. मैंने rectangular coil को थोड़ा सा tilt करके बनाया. It has been the R. Okay. So why I am going or why I have using the magnetic field, the rectangular coil as a tilt, मैंने क्यों use किया है? Because I have been placing my rectangular coil such that the length of the rectangular coil, यानी जो rectangular coil का जो length है, okay, magnetic field आपका right left से right की तरफ जा रहा है, but जो length है, जो हमारा length वाला section है, जो rectangular coil का length है, वो तो magnetic field के साथ 90 डिग्री बना रहा है, but जो हमारा width है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड के साथ सर्टेन एंगल पे कुछ अंदर की तरफ झुका हुआ है. सो इट इज बीइंग टिल्ड लिटिल बिट इनसाइड, थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका हुआ है. मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पेपर जा रही है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है और आपने इसे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से टिल्ड करके रखा है. सो जो लेंथ वेक्टर है वो तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाएगा, बट विड्थ इज गोइंग टू मेक सम एंगल एंड लेट्स सपोज दैट एंगल इज थीटा. ओके, ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों साइड्स पैरेलल होती है, तो ये अगर थीटा बना रही है तो इसके साथ भी ये भी थीटा बनने वाला है. सो व्हाट वी हैव यूज्ड अ रेक्टेंगुलर कॉइल. सो व्हाट वी हैव कंसीडर, लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ small l and width small b is placed in uniform external magnetic field. उसे आप लोग कहाँ प्लेस कर रहे हैं? You are going to place in uniform external magnetic field. आप लोग इसे uniform external मतलब कोई बाहर का सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बट यूनिफॉर्म है, B वेक्टर, such that width makes angle theta with B vector. तो थीटा को प्लीज आप लोग अभी के लिए डिफाइन करेंगे. व्हाट इज द थीटा? थीटा स्टैंड्स फॉर एंगल मेड बाय द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड. इस बात को याद रखेंगे क्योंकि ये हमें यूज में आएगा, मतलब हमें एंगल की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए. यू ऑल नो दैट व्हेनेवर वी डील अबाउट द एंगल, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड से ही अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने स्टार्ट किया बायट-सेविट्स लॉ. वहां पे भी हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में थीटा था, dB = μ0/4 by I dl sin थीटा. फिर हमारे पास चार्ज पार्टिकल पे जब फोर्स लगा तो भी एक थीटा आया, इट इज इक्वल टू BQV sin थीटा. फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, लास्ट वन BIL sin थीटा, बिल sin थीटा. यानी आपके पास थीटा अवेलेबल हो रहा है, एंगल अवेलेबल हो रहा है, और ये पास्ट में भी चलता आ रहा था. हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट्स से तो भी चलता आ रहा था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल, वर्क डन ऑन अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डायपोल. तो हमारे पास फॉर्मूलेज हैं,
बट पॉइंट इज दैट कि जहां पे फॉर्मूलेज में एंगल डिफाइंड होता है तो आपको उसकी डेफिनेशन शुड बी वेरी मच क्लियर, and not only the definition of angle, you should be defined with the each and every component of that formula. अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल B Q V sin थीटा, सो आपके पास एवरी टर्म का डेफिनेशन होना चाहिए. B stands for external magnetic field, Q stands for the charge, magnitude of the charge, V stands for its velocity vector and theta stands for angle between the velocity vector and magnetic field vector. तो आपको सब कुछ डिफाइन होना चाहिए. इसलिए यहाँ पे भी थीटा को लेके मैं प्रीटी कॉन्शियस हूँ, क्योंकि हम लोग इस चीज को बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है आगे जाके. सो प्लीज थीटा को वेरी प्रिसाइज रखेंगे. थीटा इज द एंगल मेड बाय द विड्थ विद द मैग्नेटिक फील्ड. हाँ, लेंथ कैसे रखा है? लेंथ को आप लोगों ने 90 डिग्री पे रखा, मतलब आपने कॉइल को कुछ इस तरीके से रखा है कि वो लेंथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो 90 डिग्री है, बट विड्थ थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका हुआ है, तो वो थीटा एंगल है वो अंदर की तरफ बनाया जा रहा है. गॉट इट? एंड सिंस वी आर गोइंग टू प्लेस अ करंट कैरिंग कॉइल, सो लेट्स सपोज I is the amount of current carries by the rectangular coil. So उस रेक्टेंगुलर कॉइल के पास करंट कितना है? I. Let I is the current through the coil. I क्या है? Current through the coil. So coil से कितना करंट जा रहा है? Capital I is the amount of current which is passing through the coil. Okay. Now it does not matter here. I have taken the current is in anti-clockwise. आप चाहे तो clockwise ले सकते हो, क्योंकि देखो ये तो आप जानते हैं करंट की डायरेक्शन बदलने से फोर्स की डायरेक्शन बदलेगी. डेफिनेटली करंट कैरिंग कंडक्टर है यहाँ पे, तो फोर्स का डायरेक्शन बदलेगा. रेस्ट ऑफ थिंग मैग्नीट्यूडली वैसे ही वर्क करेगा. तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया. सो दिस इज द सेटअप which is present in front of us. ये वो सेटअप है जो हमारे सामने. और एक बार मैं इस सेटअप को प्लीज एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ. What is the setup contains? This setup contains a rectangular current carrying coil having length L and width B, which is being placed in a uniform external magnetic field B, but such a that the length vector or the length of the coil makes 90 degree with the magnetic field, but जो width वाला है वो आपकी magnetic field के साथ theta angle पे है. And this rectangular coil carries the I amount of current. So this is the complete setup. I think am I clear with the setup diagram? और अब तक clear है? Okay. So since it is a rectangular coil, और मैंने अभी आपको बताया what is the coil? Coil means a current carrying conductor. एक कंडक्टर ही तो है, एक वायर ही है जो यहाँ से P Q R ऐसे वायर है. तो चलिए इस पूरे रेक्टेंगुलर कॉइल को स्टडी करते हैं कि इसमें होगा क्या. बट यू ऑल नो दैट दिस कॉइल इज मेड अप ऑफ वायर. तो हम इस वायर को वेरियस सेक्शन में बांट लेते हैं. मींस वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन. यू ऑल नो दैट सिंस वी हैव टेकन द रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पे, तो रेक्टेंगुलर कंटेन्स 4 साइड्स. तो इसका मतलब हम इस कंप्लीट वायर को 4 डिफरेंट साइड्स में पढ़ेंगे. पहले P से Q स्टडी करेंगे, Q से R, R से S और S से P. तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम लोग इंडिविजुअली पढ़ते हैं तो लास्ट में इन सबके इफेक्ट को कंबाइन करके पूरे रेक्टेंगुलर कॉइल के इफेक्ट को स्टडी और एनालाइज करने का कोशिश करेंगे. आई होप यू गॉट विद द प्लान कि आगे हम क्या करने वाले. सो वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन. सो thus for length PQ. तो चलिए पहले PQ पे बात करते हैं. So PQ is a current carrying conductor. Definitely PQ को देखते हैं, केवल PQ को. तो PQ एक current carrying conductor है जिसका लेंथ कितना है? Length is L, current is being I, and it is being placed in a uniform magnetic field. So what was our previous lecture's main मुद्दा? हमारे previous lecture का main concept or you can say the main motto was that whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it will experience a force. जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होगा उसे फोर्स एक्सपीरियंस होगा. ओके, तो चलिए वही बात है. तो PQ कंडक्टर है और PQ के पास करंट भी है, लेंथ भी है और मैग्नेटिक फील्ड में भी है, तो फोर्स लगेगा. Thus force acting on PQ. चलिए इस फोर्स को F1 नाम दे देते हैं. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर? बिल साइन थीटा. सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? B. व्हाट इज द करंट? I. PQ का बात कर रहे हैं, केवल PQ को देखो.
What is the length of PQ? It has been L sin and theta. So what is the angle made by the length of the PQ with the magnetic field? 90 degree. So it has been sin 90. So what is the F1? It is BIL. Am I clear? The force acting on the PQ. केवल PQ पे force कितना लग रहा है? BIL. चलिए इसकी डायरेक्शन निकालते हैं. So which rule would you prefer to find out the direction of force? Fleming's left hand rule. तो चलिए Fleming left hand rule पे करते हैं. First finger, middle finger. First finger is the magnetic field. Middle finger is the current. Then the thumb will represent the direction of force. तो चलिए magnetic field left to right. Okay. Current कहाँ जा रहा है? Downward. So current is going downward. So where is the force? So force is out of the paper. फोर्स कहाँ है? पेपर के बाहर आ रहा है और इस डायरेक्शन को क्या बुलाते हैं हम लोग? आउटवर्ड. सो दिस फोर्स इज बीइंग आउटवर्ड. तो जो F1 है वो आउटवर्ड लग रहा है, तो F1 इज एक्टिंग आउटवर्ड. सो लेट मी गिव द इंडिकेशन. द फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट इज आउटवर्ड डायरेक्शन में. क्लियर है? चलिए अब अगला कॉइल यानी अगला लेंथ पढ़ते हैं. तो PQ हो गया. PQ के बाद अगला क्या पढ़ना है? QR. सो thus force acting on QR पे. Let's suppose this force is F2 and a force acting on a current carrying conductor is B. Since magnetic field is uniform, it means for the PQ, for the QR सबके लिए magnetic field same है. करंट भी वही आ रहा है क्योंकि उसी के साथ अटैच है, तो I amount of current. But what is the length of QR? QR का लेंथ कितना है? B. And angle made by this length with the magnetic field is theta. So second वाला कॉइल यानी QR के ऊपर आपका फोर्स कितना लगा? BIB sin theta. Now it matters about the what? अब किस चीज का मैटर बच गया? मैटर बच गया डायरेक्शन का. अब पॉइंट है, to find out the direction of force we use the Fleming's left hand rule. You all are familiar. ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी यूज किया हुआ है और हम लोग यहाँ पे भी यूज करते हैं. But Fleming's left hand rule has its own limitations. Means आपका Fleming left hand rule का first statement क्या बोलता है? The first statement says if we stretch our first finger, middle finger and thumb mutually perpendicular to each other. यानी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, मिडिल फिंगर करंट है, ये फोर्स है. यानी ये कहना चाहता है कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड और आपका करंट, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, बट करंट को वेक्टर नहीं बोल सकते, तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हम लोग लेंथ वेक्टर लेते हैं. तो एक तरीके से आप इसे करंट बुलाइए या लेंथ वेक्टर बुलाइए. सो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपका लेंथ वेक्टर है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. और लेंथ वेक्टर वही होता है जहां पे करंट होता है. तो यानी बेसिकली आपका करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे शुड बी नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तब आपका फोर्स यहां पे मिलेगा. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तभी काम करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपस में नॉर्मल है और PQ के लिए वो था. सो फॉर द PQ दे वर 90 डिग्री. करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, 90 डिग्री बन रहा है. यू अप्लाइड द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आपने अप्लाई कर दिया. बट व्हाट अबाउट द QR? अब QR पे क्या है? तो QR के लिए डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजेक्टेड है, यानी वो तो लग नहीं सकता. अब अगर लग नहीं सकता तो अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है? तो कॉन्सेप्ट क्या है एक बार मैं आपको रफली आइडिया समझा देता हूं. ये तो आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू BIL sin थीटा, और अगर आप वेक्टर फॉर्म में रखें इट इज बीइंग L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. Am I clear or not? Definitely है. तो फोर्स वेक्टर, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट मींस फोर्स वुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम. जो फोर्स होगा वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होगा. अब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे निकालें? सो प्लीज गो एंड रिवाइज योर साइड इन द वेक्टर चैप्टर फ्रॉम द क्लास 11. क्लास 11 के वेक्टर को रिकॉल करते हैं. यानी इफ A vector cross B vector give you the C vector, तो C vector की डायरेक्शन कैसे निकालते थे? रिमेंबर राइट हैंड थंब रूल से. यानी हम क्या कर रहे हैं? A क्रॉस B, ये अगर आपका A वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है,
और दोनों में कुछ एंगल है, देयर इज सम एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी दोनों 90 डिग्री नहीं है। तो ए और बी में अगर कुछ एंगल है तो सी वेक्टर कहां होगा, कैसे निकालेंगे? हम क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए से कहां जा रहे हैं, बी। अगर बी क्रॉस ए होता तो हम बी से ए जाते, तो अभी हमारा है ए से बी, तो हमारा जाने का डायरेक्शन ए टू बी होना चाहिए। तो व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल सेज, इफ आई रिवाइज यू दैट फ्रॉम द क्लास 11, इफ यू प्लेस योर राइट हैंड, प्लीज इसके लिए राइट हैंड है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल के लिए राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन के लिए। सो अगर हम अपना राइट हैंड रूल यहां पे यूज करने जाए, करें, सो ए से कहां जा रहे हैं, बी। सो अपनी पाम को रोल करना शुरू करो, स्टार्ट रोलिंग योर पाम फ्रॉम ए टू बी। तो जिस वेक्टर से जिस वेक्टर तक आप जा रहे हैं, अपनी पाम को उसी डायरेक्शन में रोल करना शुरू कीजिए। ए वेक्टर क्रॉस बी, जा रहे हो ए से बी, तो देखिए थंब कहां है, टुवर्ड्स यू, तो जिस तरफ आपका थंब होगा वही हमारा सी वेक्टर होगा। ओके, ऑन द पेपर हम लोग नहीं दिखा सकते क्योंकि ये 2D है, बट इन द 3D व्यू वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हमारा सी वेक्टर कहां होगा, आउटवर्ड होगा। अगर हम बी से ए जा रहे होते, कहां से कहां जा रहे होते, बी से ए, इन दिस डायरेक्शन, इफ वी आर गोइंग फ्रॉम B वेक्टर टू A वेक्टर, सो आवर थंब वुड बी इन इनवर्ड, तो हमारा C वेक्टर कहां पे होता, इनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सो एम आई क्लियर विद दैट? तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट इसी तरीके से निकालेंगे बाय यूजिंग द राइट हैंड पाम रूल। एंड इफ वी यूज द राइट हैंड पाम रूल, तो हम लोग अगर यहां पे अप्लाई करें, तो अगर इसे वेक्टर फॉर्म में रखें तो F2 वेक्टर इज I B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, मींस यहां पे लेंथ की जगह पे उसकी विड्थ है और मैग्नेटिक फील्ड, यानी B क्रॉस B। तो सीधी सी बात है, B क्रॉस B आपको F2 देगा, और अगर आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट के साथ देखो तो ये यही दिख रहा है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आपको क्या दे रहा है, C वेक्टर। ये तो मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन में कोई रोल नहीं है, इसका केवल मैग्नीट्यूड में रोल है। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो हमें A क्रॉस B करना पड़ेगा, तो वही लगाते राइट हैंड पाम रूल, बट A की जगह पे कौन है, विड्थ, और B की जगह पे कौन है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमें हमारा विड्थ है अंदर की तरफ। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, प्लीज एक बार सब ध्यान देंगे। लेट्स सपोज माय थंब इज मैग्नेटिक फील्ड, इस पे थोड़ा सा कॉन्शियस होकर देखना पड़ेगा। मेरा जो थंब है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और मेरी जो ये पाम है, ये जो फिंगर है, ये मेरा विड्थ है, तो थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका हुआ है ना, तो हम जा रहे हैं B क्रॉस B, विड्थ से मैग्नेटिक फील्ड यहां से लेके यहां तक जा रहे हैं, अंदर से बाहर, इधर ये अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड सीधा है, तो हम जा रहे हैं B क्रॉस B, यानी A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो अगर हम अपने राइट हैंड की पाम को यूज करें, विड्थ वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो विड्थ से अगर इधर जाएंगे तो हमारा थंब कहां जा रहा है, नीचे, यानी A क्रॉस B को अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, यानी राइट हैंड थंब रूल मींस राइट हैंड पाम रूल अगर लगाएंगे तो हमें वो C वेक्टर की डायरेक्शन देगा। ये मैं क्लास 11th की बात कर रहा हूं। ओके, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल रूल हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाया था, बट वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट की डायरेक्शन कैसे आए। सो बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल अगेन, सो B क्रॉस B अगर करते हैं तो हमारा जो फोर्स वेक्टर है F2 वेक्टर, वो कहां जा रहा है, डाउनवर्ड, यानी QR पे जो फोर्स है वो किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। क्लियर? सो F2 वेक्टर, F2 कितना आया, BIB sin थीटा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। Am I clear to that? सो हम लोगों ने पहले PQ पढ़ा, वो बिल्कुल सिंपल था, मैक्सवेल राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर लिए, बट प्रॉब्लम आई QR पे। मैग्नीट्यूड तो आसान से आ गया, BIB sin थीटा, बिकॉज इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा, बट द प्रॉब्लम वाज कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट में जाना पड़ा। आई होप एम आई क्लियर विद दैट? तो PQ हो गया, QR हो गया। नेक्स्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन RS पे बात करते हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज F3 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड B, करंट इज I, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ RS? RS की लेंथ भी कितनी होगी, L,
एंड अगर ये वाला 90 डिग्री बना रहा है तो डेफिनेटली ये भी 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि दोनों पैरेलल हैं. सो BIL sin 90 और sin 90 is 1. एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, तो सिंस यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लग सकता है. मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ. सो वेयर शुड बी माय फोर्स? माय फोर्स शुड बी इनवर्ड. तो F3 कहाँ होगा? इनवर्ड होगा. सो F3 इज इनवर्ड. चेक दिस आउट, डायरेक्शन डिफरेंट है बेटा. फर्स्ट डायरेक्शन वाज आउटवर्ड, ये आउटवर्ड था. सेकंड वाज डाउनवर्ड, ये बाहर की तरफ था, ये नीचे की तरफ, और ये अंदर की तरफ है, इनवर्ड. ओके. एंड द लास्ट एक्ट और लास्ट कॉइल जो हमारे पास बच गया, क्या? फोर्स एक्टिंग ऑन SP F4 इज इक्वल टू BI. SP का विड्थ कितना है, मतलब लेंथ कितना है? जो B है, B, और वो भी एंगल कितना बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ? थीटा. और यहां पे भी अगर B क्रॉस B करें तो इस बार जो B क्रॉस B है, इस बार जो आपका विड्थ वेक्टर है वो आपके पुराने वाले विड्थ वेक्टर के अपोजिट जा रहा है. तो डेफिनेटली यहां पे जो करंट है S to P जा रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन है एज कंपैरिजन टू Q to R. तो अगर आप एक बार चेकआउट करें, P to Q करंट हमारा इधर जा रहा था तो हमारा फोर्स आउटवर्ड आया. RS में लेंथ वही है, करंट वही है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, सब कुछ वही है, बट करंट की डायरेक्शन PQ के कंपैरिजन में RS में अपोजिट हो गया. दैट्स व्हाई ये फोर्स आउटवर्ड था तो ये फोर्स इनवर्ड आया. ऑन द सेम मैनर अगर Q से R आपका फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो S से P मैग्नेटिक फील्ड वही है, करंट भी वही है, विड्थ यानी दोनों की लेंथ भी सेम है, एंगल भी सेम बना रहे हैं, but the direction of current from Q to R and direction of current from S to P both are opposite. और अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड. और आइदर यू कैन अप्लाई द पाम रूल. आप लोग राइट हैंड पाम रूल लगा के भी देख सकते हैं. सो ये फोर्स हमारा कहां लगेगा? ऊपर. सो बाय दिस मैनर what was the purpose और हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? that what will happen if a rectangular coil is placed in a uniform magnetic field. तो हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी, assumption भी ले ली भाई क्या क्या है, हो गया. अब हम लोगों ने उसे वन वन बाय स्टडी करना शुरू किया. so we started dealing that rectangular coil one single individual parts, और वो पार्ट्स पहले PQ, QR, RS and SP. so जब PQ पे पड़ा तो फोर्स आउटवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड एंड अपवर्ड. तो चारों फोर्स आ गए. लेट अस स्टडी देम कंबाइनली. चलिए चारों को एक साथ पढ़ते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन चेक आउट द फोर्स ऑन QR एंड द फोर्स ऑन SP. तो QR पे फोर्स कहां लग रहा है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, और SP पे फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ. एंड सिंस द डाउनवर्ड फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो एक बॉडी है जिसपे BIB sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, एक बॉडी है उसी के दूसरे, मतलब एक कंप्लीट कॉइल है तो एक दूसरे साइड पे, दूसरे फेस पे उस पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है. तो टेक्निकली डायरेक्शन वाइज बोथ द फोर्स आर अपोजिट बट दे आर मैग्नीट्यूडली इक्वल. सो F2 एंड F4 आर इक्वल इन अपोजिट. सो सिंस F2 एंड F4 आर इक्वल एंड अपोजिट, एंड सिमिलरली इसी तरीके से हमारा जो F1 है और F3 है, F1 इज BIL जो कि आउटवर्ड लग रहा है, बाहर की तरफ, where F3 इज आल्सो BIL जो कि कहां लग रहा है? इनवर्ड. तो वो भी इक्वल है और अपोजिट इन डायरेक्शन है. सो thus इक्वल एंड अपोजिट. सिमिलरली F1 एंड F3 आर इक्वल एंड अपोजिट. So these pairs of the forces, चार फोर्स लग रहे थे जिसमें से दो दो के पेयर इक्वल एंड अपोजिट हो गए. So thus net force on rectangular coil. So what is the net force on rectangular coil? F net is 0. क्योंकि F1, F3 एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और F2 और F4 एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. So what is the net force acting on the rectangular coil is 0.
यानी उस रेक्टेंगुलर कॉइल पे कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। और अगर कोई फोर्स नहीं है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, if there is no force is acting on a body, there would be no change in the state of the body। अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाते हैं तो बॉडी का कोई स्टेट चेंज नहीं होगा। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, यानी बॉडी में कोई मोशन नहीं होगा। सो thus there would be no linear motion, यानी रेक्टेंगुलर कॉइल में कोई लीनियर मोशन नहीं हो। बट एक चीज है जो अब आपको यहां पे समझनी पड़ेगी, एंड आई विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट यू। कोशिश करता हूं एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन से, होप यू विल गेट इट। सो लेट्स सपोज वी हैव द सेम कॉइल P Q R S। तो हम लोगों ने एक कॉइल को रख लिया यहाँ पे। ओके, आई हैव टेकन द नेम P Q R S। तो आप इस चीज को इस तरीके से समझ लीजिए, बाय द नेम ऑन द अदर साइड। चलो लेट्स चेंज द नेम ऑफ दैट। तो हमारे पास यहाँ पे P है, सो इट इज बीन P, दिस इज बीन Q, दिस इज योर R एंड दिस इज योर S। ये वही है जहां पे मैंने आपको लास्ट मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी एक्सिस का समझाने का कोशिश किया था। सो फॉर दैट सेम डेमोन्स्ट्रेशन P Q R S, सेम वन। तो हम लोगों ने इसे पहले कैसे रखा था, व्हाट हाउ वी हैव प्लेस्ड, वी हैव प्लेस्ड दिस कॉइल। हम लोगों ने इस कॉइल को इस तरीके से रखा इन मैग्नेटिक फील्ड लिटिल बिट टिल्ट, तो PQ, और इसे थोड़ा सा टिल्ट करके रखा अंदर की तरफ। Getting that point that we are getting or we are placing this little bit tilt, P Q R S। और एक कॉइल की तरह समझिए इसे, शीट मत समझिए। Now P to Q हमें पता चला फोर्स लगेगा BIL जो कि आउटवर्ड होगा। कहां होगा, आउटवर्ड, कॉइल के बाहर की तरफ। तो चलिए, टू रिप्रेजेंट दिस आई एम यूजिंग दिस पेन और आई हैव प्लेस्ड अ होल हियर। मैंने यहाँ पे होल कर लिया है टू रिप्रेजेंट दिस डायरेक्शन। सो दिस इज योर F1। ये क्या है आपका, F1 है, F1। okay, similarly manner on the QR the force was acting on a downward। तो इसका फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इसे दिमाग में रखिए। R2S the force again was BIL जो कि इनवर्ड था, क्योंकि हम लोग 2D में है तो हम लोग लेफ्ट राइट अपवर्ड और डाउनवर्ड को आराम से समझ जाते हैं। The only point where we get confused is inward and outward। यही एक ऐसी चीज है जो हमें कंफ्यूज करती है, because left right it represents you x axis, upward downward it represents your y axis, but inward and outward it represents your z axis। और यही हमारे लिए थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाता है कि the paper or the board or the answer sheet or your notebook where you are drawing this diagram it is 2D, means it contains only two axes, x and y। तो वो तो समझ में आता है, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड। बट प्रॉब्लम कहां पे होता है, जब z एक्सिस की बात हो जाती है तो वो थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है। तो उसके लिए ट्राई कर रहा हूं। सो ये F1 आपका आउटवर्ड लग रहा था, F2 आपका डाउनवर्ड लग रहा है, F3 आपका इनवर्ड लग रहा है। सो F3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आई यूज अ रेड पेन। मैंने रेड पेन को यूज किया अंदर इनवर्ड F3 को दिखाने के लिए। ये भी BIL है, इट इज आल्सो BIL, इट इज आल्सो BIL, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। F4 कहां लग रहा है, अपवर्ड। तो पहले F2 और F4 को देखिए, ये नीचे लग रहा है। तो बाय यूजिंग दिस हैंड आई एम अप्लाइंग BIB sin थीटा। इसको अप्लाई करके आई एम गोइंग टू अप्लाई द फोर्स। ओके, सो आई एम यूजिंग माय हैंड, आई एम गोइंग टू अप्लाई द फोर्स QR पे डाउनवर्ड, QR पे F2 डाउनवर्ड, BIB sin थीटा, और F4 अपवर्ड। तो दोनों फोर्स एक नीचे लगा रहा हूं, एक ऊपर लगा रहा हूं, और दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में। बताइए कॉइल कहां जा रहा है, सो कॉइल इज नॉट गोइंग टू मूव एनीवेयर। तो F2 एंड F4 कैंसिल ईच अदर। नाउ F1 व्हिच इज आउटवर्ड आपकी तरफ है, ये F3 जो कि मेरी तरफ है, F1 एंड F3, F1 और F3 आउटवर्ड एंड इनवर्ड, बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। तो डेफिनेटली उनका नेट इफेक्ट तो जीरो जाना चाहिए। बट द थिंग व्हिच इज बीइंग डिफरेंट हियर, इस पे ध्यान देंगे प्लीज। ये आउटवर्ड लग रहा है, ये बाहर की तरफ लग रहा है, ये अंदर की तरफ लग रहा है। मैं साइड व्यू से अगर आपको दिखाऊं, ओके, सो दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं, बट देयर इज अ पॉइंट। जब आपके F2 और F4 इक्वल और अपोजिट थे, जब ये दोनों फोर्सेस क्या थे, इक्वल एंड अपोजिट थे, तो दोनों का जो लगने का एक्सिस था
the axis of application of F2 and F4 is the same line. ये एक्सिस था, F2 नीचे की तरफ लग रहा है on this axis and F4 इधर, means both are acting on a same axis, इसलिए नेट इफेक्ट भी जीरो रहा, तो कोई लीनियर इफेक्ट नहीं और कोई दूसरा इफेक्ट भी नहीं. बट यहां पे दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट है, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया. बट आप दोनों को चेक कर सकते हो, डू दे आर एक्टिंग ऑन अ सेम एक्सिस. एक्सिस वर्ड मींस लाइन, समझिए, क्या वो दोनों एक ही लाइन में लग रहे हैं? नो. एक इस वाले एज पे लग रहा है तो एक इस वाले एज पे अंदर की तरफ लग रहा है, यानी F1 ये ब्लू पेन ये आपके PQ एज को बाहर की तरफ लेके आने की कोशिश करेगा और ये आपके कौन से वाले एज को, RS एज को अंदर लेके जाने की कोशिश करेगा. होगा क्या? ये आउटवर्ड ले जाने की कोशिश करेगा. देखो ये आउटवर्ड आ रहा है और ये इनवर्ड आ रहा है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या हो रहा है ये? इट हैज बीन अ रोटेशनल मोशन. कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन. और ये तो आप जानते हो कि किसी भी बॉडी के अंदर रोटेशनल मोशन तभी आता है जब बॉडी के अंदर टॉर्क इफेक्ट हो. टॉर्क इफेक्ट का दूसरा नाम आप जानते हो मोमेंट ऑफ फोर्सेस, और मोमेंट ऑफ फोर्सेस का दूसरा नाम कपल ऑफ द फोर्सेस. यानी जब दो फोर्स एक कपल बनाए, आपस में एक ऐसा इफेक्ट बनाए जिसकी वजह से बॉडी रोटेट करना शुरू करे, वी कॉल दैट एज अ टॉर्क इफेक्ट. सो सिंस F2 और F4 सेम एक्सिस पे लग रहे हैं, बट F1 जो कि आउटवर्ड है और F3 जो कि इनवर्ड है, ये दोनों एक एक्सिस पे नहीं है. देखो ये अंदर की तरफ जाएगा यहां से, ये बाहर की तरफ आएगा, तो दोनों एक लाइन में नहीं है. ये बाहर की तरफ आ रहा है, वो अंदर, तो यानी दोनों का लगने का एक्सिस अलग अलग है. सो सिंस F1 vector and F3 vector are acting on different axes. ये जो दोनों के दोनों फोर्सेस हैं वो अलग अलग एक्सिस पे लग रहे हैं. Thus they will form couple of forces. वो फोर्सेस का कपल बनाएंगे, और फोर्सेस का कपल मतलब टॉर्क विल एक्ट ऑन कॉइल. टॉर्क विल एक्ट ऑन कॉइल, यानी कॉइल पे क्या लगने वाला है? टॉर्क लगने वाला है. सो व्हाट इज द कंक्लूजन दैट वी गॉट? वी गॉट दैट व्हेनेवर अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज बीइंग प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उस पे नेट फोर्स तो जीरो लगेगा. नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब कोई लीनियर मोशन नहीं है. बट जो दो फोर्स उस पे लग रहे थे, दोनों फोर्सेस का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो डिफरेंट था. और अगर दोनों फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट है, दोनों का लगने का एक्सिस बिल्कुल अलग अलग है, तो वो आपको कौन सा इफेक्ट देगा? एक रोटेशनल इफेक्ट देगा बिकॉज ऑफ द टॉर्क. ये वैसा ही है जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, F1 और F2 इक्वल और अपोजिट, बट नेट फोर्स जीरो, इसलिए कोई लीनियर मोशन नहीं. बट दोनों फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट था. इफ आई रिकॉल और इफ आई ट्राई टू कंपेयर दैट, वैसे दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, बट जो काम करने का जो तरीका है वो लगभग वैसा ही चल रहा है. तो अगर वैसा किया जाए तो टॉर्क विल एक्ट ऑन द कॉइल, एंड वी ऑल नो दैट टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, between the couple of forces. तो टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू दोनों ही कपल ऑफ फोर्सेस. और यहां पे वो कपल ऑफ फोर्सेस कौन कौन है? F3 एंड F1. ये वो फोर्सेस हैं जो आपके टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉट F2 एंड नॉट F4. यानी F2 और F4 की वजह से कुछ नहीं होने वाला. क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट है, और दोनों का जो लगने का एक्सिस है वो भी सेम है, सेम एक्सिस पे लग रहे हैं. एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है. इक्वल है, अपोजिट है, कुछ नहीं जाएगा. यानी कॉइल ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, ना ही कोई रोटेशन इफेक्ट होगा. बट यहाँ पे ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है, पर दोनों का नेट फोर्स जीरो है, तो कोई लीनियर मोशन तो नहीं होगा. यानी आपका कॉइल ना तो आगे की तरफ मूव करेगा ना पीछे की तरफ मूव करेगा, बट दोनों का जो लगने का एक्सिस है वो डिफरेंट है. इस वजह से एक कपल बनेगा जो टॉर्क इफेक्ट जनरेट करेगा. एंड दैट्स व्हाई व्हाट इज द रेक्टेंगुलर कॉइल इज गोइंग टू एक्सपीरियंस? द रेक्टेंगुलर कॉइल इज गोइंग टू एक्सपीरियंस द
टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है? फोर्स कितना लग रहा है? BIL, चाहे कोई भी उठा लीजिए, इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्स। अब हमें F1 और F3 के बीच का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए एंड वी हैव द टॉर्क। So this is the conclusion of today's chapter। अभी हम कंप्लीट करेंगे। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो रेक्टेंगुलर कॉइल क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और टॉर्क एक्सपीरियंस करता है तो आप जानते हो विच मोशन विल एक्ट? रोटेशनल मोशन चलने लगेगा। बट रेक्टेंगुलर कॉइल में कोई लीनियर मोशन नहीं होगा कभी भी। क्लियर? तो चलिए इस टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालते हैं। ओके, आई एम रबिंग दिस कंसीडरेशन पार्ट। मैं इस केवल कंसीडरेशन पार्ट को रब कर रहा हूं एंड अप टू हियर। सो ये सारा पार्ट कर देते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टाउ फोर्स कितना है? BIL इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो हमें मालूम है, अब हमें बस इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अरेंज करना है। तो चलिए इसके लिए एक बार यहाँ पे वापस से आते हैं दोबारा से। तो पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना और ध्यान से प्लीज ट्राई करना। सो मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारी कहां से कहां जा रही थी? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्ट हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन दैट मैग्नेटिक फील्ड द कॉइल वाज प्लेस्ड डेफिनेटली। सो दिस वाज द कॉइल। जब आपका कॉइल कुछ इस तरीके से रखा गया था, देखो ये आउटवर्ड ये इनवर्ड और इस तरीके से काम हो रहा था। तो ये आप जो डायग्राम अभी देख रहे हैं, द डायग्राम दैट यू आर लुकिंग प्रेजेंटली, दिस डायग्राम इज द फ्रंट व्यू। कौन सा व्यू है ये? फ्रंट व्यू है। जब आप इस रेक्टेंगुलर कॉइल को सामने से देख रहे हैं, यू आर लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट, आई थिंक ऐसा ही दिखेगा। नाउ वी विल ट्राई टू लुक दिस कॉइल फ्रॉम द टॉप व्यू। अब हम इसे कोशिश करेंगे कि हम इसका कौन सा व्यू देखें? टॉप व्यू देखें, ऊपर से देखें। एंड नाउ इट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन आउट देयर प्रेजेंट, प्लीज आप एक बार इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखिए। कार्डबोर्ड लीजिए और खुद ट्राई करके देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड का टॉप व्यू कैसा दिखेगा। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूं कि हम लोग इस चीज को देखें। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो वहीं की वहीं लग रही है उस तरफ। तो अब अगर हम टॉप व्यू देखें यानी ऊपर से देखेंगे, आप ऊपर क्या दिखेगा? PS दिखेगा आपको अगर ऊपर से देखने जाओ। तो एक तो आपका कॉइल सामने ऐसे है। अब अगर मैं इसे ऊपर से देखूं, इफ आई लुक फ्रॉम द अप साइड, तो ऊपर मुझे क्या दिखने वाला है? PS, S से P दिखाई देगा यानी विड्थ दिखाई देगी अगर ऊपर से देखता हूं तो। और ऊपर से अगर देखें तो हमें विड्थ कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। मानते हो नहीं मानते इस बात को? अगर आप ओके, मैं तो यहां से देख सकता हूं बट आपकी आईज तो अभी ऑन द स्क्रीन है, कैमरा है। तो अगर मैं कैमरे की तरफ इसे उठा के जस्ट ऐसे पुट करूं यहां पे, तो अगर कैमरे की तरफ देखूं तो मुझे यहां पे क्या दिख रहा है? ये PS। आई एम लुकिंग एट PS लाइक दैट। मुझे PS दिखाई दे रहा है यहां पे, ये मेरा PS है। ओके, आई एम ड्रॉइंग लिटिल बिट सॉलिड ताकि आपको लगे कि ये हम कॉइल को देख रहे हैं। ओके, सो दिस वाज योर S, ये हमारा S है और ये हमारा P है जिसका विड्थ कितना है? द विड्थ इज B। सो हम B विड्थ को देख रहे हैं जो कि थीटा एंगल बना रहा था मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो अगर हम इसे ऊपर से देखें, इफ वी विजुअलाइज फ्रॉम द अप साइड, तो हमें कुछ ऐसे दिखाई देने वाला है जिसमें इस P वाले एंड पे जो F1 था, दिस ब्लू पेन वाज द F1 BIL जो कि आपका इस तरफ लग रहा है। दिस इज बीइंग द F1 जो कि हमारे लिए आउटवर्ड था। तो जब हम सामने से देख रहे थे तो ये आउटवर्ड है, बट जब हम ऊपर से देखेंगे तो वो हमें इस डायरेक्शन में दिखाई दिया। इन द सेम मैनर ऑन दिस साइड RS पे ये रेड पेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? F3 जो कि मैग्नीट्यूडली उतना ही है BIL। और इफ दिस इज द मैग्नीट्यूडली सेम, अगर ये मैग्नीट्यूडली सेम है बट इसकी डायरेक्शन थी इनवर्ड, और अगर आप इसे इस तरीके से यहां पे रखते हैं, इफ आई डू ट्राई टू गिव दिस प्लेस, सो दिस वुड एक्ट इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज योर F3 वेक्टर। बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट थे, इसलिए नेट फोर्स वाज 0, तो कोई लीनियर मोशन नहीं। बट दोनों का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो डिफरेंट था, यानी वो कपल ऑफ फोर्सेस बना रहे थे। दैट्स व्हाई टॉर्क इफेक्ट कम,
टॉर्क इफेक्ट का मतलब रोटेशनल इफेक्ट होगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते F1 और F3, और F1 और F3 if we draw or try to extend the line here, so S P और let's suppose this is O, यहां से एक लाइन को एक्सटेंड करते हैं, यहां से लेके आते हैं, तो ये F3 लग रहा है, ये F1 लग रहा है, तो F3 और F1 में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, ये दोनों हैं, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन दिखा रहा है, OP। so this OP, sorry, this OP BIL into this OP will represents you the perpendicular distance between both of them, okay? अब ये एंगल क्या है, थीटा एंगल है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, विच ट्रायंगल, POS, so in this triangle POS sin theta is equal to OP divided by SP. In this triangle OP divided by SP is the sin theta, तो यहां से OP क्या आएगा, SP sin theta, and what is SP, SP is the B, so OP is B sin theta, okay? So the torque is BIL into B sin theta, okay? तो हमारा टॉर्क क्या आया, BIL, this was the force, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया, B sin theta. Now check this out, what is that, लेंथ इनटू विड्थ, अपने आप ही बन गया, और लेंथ इनटू विड्थ क्या है रेक्टेंगल का, एरिया, डेफिनेटली। सो व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग, BIA sin theta. So what is the torque acting on the coil? The torque acting on the coil is BIA sin theta. Okay, sorry, let me correct one more thing यार, इसमें एक करेक्शन लेके आता हूँ पहले, my mistake, let me correct this. Okay, this was the theta, please एक assumptions एक miss हुआ मुझसे, so I'm going to correct that assumption here itself. So this was the coil यार, यहाँ पे ये हमारा क्या था, coil था, so ये हमारा F1 लग रहा है, ये हमारा F3 लग रहा है, तो इस F1 और F3 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर आप इस तरीके से देखें तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, तो ये जो डिस्टेंस है ये OS रिप्रेजेंट करेगा, प्लीज दैट वाज माय मिस्टेक, आई स्किप फ्रॉम दैट साइड बिकॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू, सो मैं वहां लेफ्ट साइड से देख रहा था तो मुझे ये पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इस तरीके से दिखा, बट इन द करेक्ट मैनर। अगर आप इसे सामने से देखने वाले हैं, अगर मैं आपकी तरफ खड़े होकर स्क्रीन पे देखता हूं, सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स लग रहा है इधर, F3 लग रहा है ऊपर की तरफ, F1 लग रहा है इस तरफ, और इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये वाला होगा, जो दोनों एक्सिस के बीच में होगा, एक एक्सिस ये लग रही है और एक एक्सिस ये लग रही है, तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, माय मिस्टेक, इट इज OS, and if we want to have the OS, so we have to find out the cos theta, OS divided by SP, where OS is equal to B cos theta. It was my mistake, please I am repeating, it is cos theta, so it will become BIA cos theta. So the torque acting on the rectangular coil जो हमें यहाँ पे अवेलेबल मिला is the BIA cos theta. चलिए मैं एक बार वापस से उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात कर देता हूँ। ये आपका F1, ये आपका F3 है, ये दोनों एक्सिस हैं, और अब जब आप इन दोनों एक्सिस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखोगे तो आप कहीं ना कहीं इस साइड को देखोगे। ओके, मैंने ट्रायंगल आपके सामने 90 डिग्री कुछ इस तरीके से इसलिए बनाया ताकि हम लोग इसे विजुअलाइज करके देखें। अगर आप इसे यहाँ से एक्चुअलिटी में देखना चाहते हो, सो दिस वुड बी लिटिल बिट, अगर आप टेढ़ा है ना थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा टिल्ट होता हुआ जाएगा यहाँ से, इट इज गोइंग टू मूव अ लिटिल बिट टिल्ट। ओके, यहां से एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन यहां से बनाते हैं, जो कि इन दोनों के बीच में आपको क्या देने वाला है, एक परपेंडिकुलर व्यू देगा। इट इज गोइंग टू गिव यू अ परपेंडिकुलर व्यू, और ये जो परपेंडिकुलर व्यू है बिकॉज ऑफ दैट टिल्टनेस, यही हमारा OS होगा। So that's why this is going to represent the OS. एक बार आप उस शीट को
अपने परपेंडिकुलर व्यू से देखने की कोशिश करना। ओके, सो दैट्स व्हाई F1 एंड F3 इज एक्टिंग। सो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? OS। अगर आप इसे और टिल्ट करके देखते हैं, अगर आप इसे एग्जैक्टली व्यू करते हैं तो ये लाइन कहीं ना कहीं यहाँ पे आके मिलेगी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, हमेशा OS उसे रिप्रेजेंट करेगी। क्योंकि अगर मैं इसे और भी पास ले आता हूं तो ये ट्रायंगल बहुत स्मॉल होगा, जिसे हम लोग कैलकुलेटली ऑन द स्क्रीन नहीं देख पाएंगे, मतलब आप इसे यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसे थोड़ा सा वाइडर या बड़ा बना के दिखाया है। बट OS will gives you the perpendicular distance, और वो आपके पास क्या आया? cos थीटा। So what is the conclusion अब तक जो हमारे सामने यहाँ पे निकला? So conclusion is that whenever the rectangular coil is placed in a uniform magnetic field, the net force is zero. So that's why there would be no linear motion. और अगर कोई linear motion नहीं है, but हमने देखा वहां पे F1 and F3 they form a couple of the force, because of that a torque effect is generated which is always responsible for rotation effect, और वो torque कितना आया? BIA cos theta. Now let for n turns of coil, अब देखो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया? वी कंसिडर अ वन सिंगल रेक्टेंगुलर कॉइल, हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिडर की। अब क्या हो कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक कॉइल पे टॉर्क इतना लग रहा है तो n नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे तो सब पे टॉर्क लगेगा, इट मींस आपका नेट टॉर्क n टाइम्स बढ़ जाएगा। सो योर नेट टॉर्क वुड बी n टाइम्स, सो इट वुड बी BIA cos थीटा। तो एक टर्न पे लग रहा था, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न है तो n से मल्टीप्लाई होता है। सो व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल? The torque acting on a rectangular coil is BINA cos theta, जिसे आप लोग अब क्या बुला सकते हो? बीना cos theta, बीना। ओके, वो था वीना, I is equal to VENA, वीना। ये है बीना, BINA, ऐसे रिमेंबर किया जा सकता है अगर आप चाहते हैं। So what is the torque acting on a n number of turns of the coil is बीना cos theta, where B stands for uniform magnetic field, okay, I stands for current through the coil, n stands for number of turns of the coil, and A stands for area of coil, जो coil का area है, and most important theta, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था। तो स्टार्टिंग से हमारे पास थीटा क्या है? एंगल मेड बाय द विड्थ ऑफ द कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड। सो थीटा स्टैंड्स फॉर एंगल मेड बाय कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड। तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? सो कॉइल की विड्थ यहाँ पे थीटा बना रहा है। अगर हम चाहे तो हम विड्थ को 90 पे रख सकते थे और लेंथ को थीटा एंगल पे रख सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो पॉइंट इज दैट हमारे पास टॉर्क आया BINA cos थीटा। अब इसे हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते एज पर द रिक्वायरमेंट। सो दिस वाज आवर मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड थी, एंड दिस वाज द थीटा एंगल मेड बाय द कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल कितना बना रही है? अब यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, प्लीज आई एम ड्रॉइंग अ लाइन हियर। दिस लाइन represents the direction of area vector. Area vector, इसके बारे में बात कर लेते हैं। So we all know that कि किसी भी बॉडी या किसी भी कॉइल, चाहे वो अंदर से होलो है चाहे सॉलिड है, उसका जो एरिया वेक्टर है यानी सरफेस वेक्टर, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू इट। वो हमेशा उसके कहाँ होता है? नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर हम इस कॉइल का एरिया वेक्टर दिखाएं तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ यानी इसके परपेंडिकुलर होगा। तो टिल्ड करें तो अगर आप इसे टिल्ड करके देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर कुछ यहां पे आएगा। सो दिस इज द एरिया वेक्टर। ओके, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, लेट्स सपोज दिस एंगल इज अल्फा। So what is being the alpha? First of all, please note it down up to this derivation. यहाँ तक आपका derivation done हो चुका है और आज का topic भी finish है. But I want to just enhance the things जो हमारे पास numericals में और आगे conceptual में आ जाती है, तो हम लोग इसे यहीं पे clear करते हैं. Front view, top view दोनों diagram बनेंगे और यहाँ तक आपका derivation. Now
आफ्टर दिस, आफ्टर डिफाइनिंग ऑल द थिंग्स, यहां पे हमने डिफाइन किया है लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यानी उसका जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा बना रहा है। ओके, ये क्या है जो ये हम लोगों ने डैश डैश किया, ये हमारी क्या है कॉइल। कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही थी, थीटा। डेफिनेटली कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा, तो इस वाले एक्सिस के साथ थीटा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके साथ भी थीटा ही होगा क्योंकि सारी लाइंस पैरेलल हैं। सो थीटा और अल्फा, तो थीटा कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अल्फा मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ। और एरिया वेक्टर कॉइल के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। You all know that area vector is always perpendicular to the surface, यानी एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो इस वाले कॉइल के भी परपेंडिकुलर है, तो यानी हमारा जो एरिया वेक्टर है वो कॉइल के साथ 90 बना रहा है। एरिया वेक्टर विद कॉइल 90, एरिया वेक्टर विद मैग्नेटिक फील्ड हमने अल्फा ले लिया है, एंड कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारा स्टार्टिंग से थीटा था। तो थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन आया, दैट थीटा प्लस अल्फा विल गिव यू 90 डिग्री। प्लीज दोनों एंगल्स की डेफिनेशन बहुत जरूरी है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में कहा था क्योंकि आई वाज नोन, मुझे मालूम था कि हम लोग यहाँ पे दो एंगल्स को डील करने वाले हैं, बट अब आपको इंपॉर्टेंस पता चली होगी कि दोनों एंगल की डेफिनेशन क्या है। थीटा एंगल मेड बाय कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है। अल्फा एंगल मेड बाय द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और एरिया वेक्टर कॉइल के साथ कहां होता है, नॉर्मल। तो इस बात को मैं फिर से लिख देता हूं, since area vector is perpendicular to coil और surface, यानी एरिया वेक्टर कॉइल या फिर सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से थीटा क्या आएगा, 90 माइनस अल्फा। और अगर ऐसा है तो आई थिंक हम टॉर्क के फॉर्मूले को एक बार फिर से डिफाइन कर सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एन ए cos 90 माइनस अल्फा, and cos 90 minus something is sin theta, यानी cos 90 minus theta sin theta। तो हमारा टॉर्क क्या आया, BINA sin alpha। So now I am giving you the two formulas for the torque। अब मैं आपको टॉर्क के दो अलग अलग फॉर्मूला दे रहा हूं, BINA बीना बीना, बट अनदर इज cos theta। अगर आप कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल ले रहे हो, देयर वुड बी cos ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विल बी देयर, एंड इफ यू आर टेकिंग और कंसीडरिंग द एंगल ऑफ बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तब वो sin अल्फा हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा कि कौन सा एंगल न्यूमेरिकल में प्रोवाइडेड है। वेदर द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल इज बीइंग प्रोवाइडेड, तो इसका मतलब थीटा है, तो हम cos थीटा लिखेंगे। अगर आपको कॉइल का एरिया वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर भी बुलाते हैं, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल गिवन है, तो आप अल्फा के साथ जाएंगे। गॉट दैट पॉइंट? सो विद दैट वी हैव द टू फॉर्मूला, बीना cos थीटा एंड बीना sin अल्फा। गॉट दैट पॉइंट? ओके, डन है। चलिए अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, एंड टिल नाउ एवरीथिंग इज बीइंग डन। अब फ्यूचर के लिए कुछ काम जैसे हम लोग इकट्ठा करते आ रहे हैं कि ये वाला पार्ट हुआ। सो नाउ सिंस टॉर्क इज इक्वल टू BINA sin अल्फा, डन। तो यहां से के बाद हम लोग यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, सो प्लीज नोट इट डाउन दैट नाउ सिंस टॉर्क इज इक्वल टू बीना sin अल्फा, जो कि हमारे पास आ चुका है BINA sin अल्फा, हियर दिस INA पार्ट इज नोन एज समथिंग। अभी तक नहीं मालूम है व्हाट इज द डेफिनेशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ INA, बट अभी के लिए फॉर दिस लेक्चर, इस लेक्चर के लिए मैं आपको कहूंगा कि प्लीज आप इसे याद कर लीजिए, बट इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली गिव यू द प्रूफ फॉर दैट। मैं आपको इसके लिए प्रूफ दूंगा। दिस INA इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट। What we call this as a magnetic moment। जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था स्मॉल p, ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन फ्यूचर बनेगा, बट ये मैग्नेटिक मोमेंट है क्योंकि ये INA नेक्स्ट चैप्टर में आके डिराइव होता है, बट ये फॉर्मूला यहां पे यूज हो गया। तो इट हैज बीन सीन कि कई बार जब रेक्टेंगुलर कॉइल के न्यूमेरिकल आते हैं ना, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट वर्ड यूज कर लेता है।
तो चैप्टर्स को इंटर रिलेटेड करता है, बट यहाँ पे जो इंटर रिलेटेड वाला चैप्टर वो फ्यूचर से है, मतलब आगे आएगा। तो अभी के लिए आपको याद करना पड़ेगा। एंड द सिंबल ऑफ दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज m। सो m वेक्टर इज इक्वल टू NIA वेक्टर। आई विल प्रूफ यू, इसका प्रूफ मैं आपको फ्यूचर में दूंगा। एंड सिंस m वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट है, n नंबर ऑफ टर्न है, I स्केलर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, सो दस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कहां पे होगा, वुड बी अलोंग एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन वहीं पे होगी जहां पे आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहां होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी यही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। अगर आप अपने टॉप व्यू के डायग्राम में ऐड कर लेते हैं तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, उसी डायग्राम में ऐड कर लीजिए। तो अगर ऐसा है तो thus टॉर्क को और क्या लिखा जा सकता है, टॉर्क कैन बी रिटन एज mb sin अल्फा, क्योंकि INA को हमने m लिख लिया है, मैग्नेटिक मोमेंट जिसकी डायरेक्शन वही होगी जहां पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, क्योंकि ये दोनों तो स्केलर क्वांटिटी हो गए। ओके, और अगर ये mb sin अल्फा है, ab sin समथिंग, तो इसका मतलब ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है। सो टॉर्क वेक्टर कैन बी रिटन एज m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। सो टॉर्क वेक्टर के हमें दो और फॉर्मूले निकल गया है, ये मैं आपके फ्यूचर लेक्चर से उठा के यहाँ पे रख रहा हूं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स इसी से रिलेटेड इंटरकनेक्टेड मिल जाते हैं। एंड आई थिंक कि इसको अगर यहीं पे देख लिया जाए तो इट वुड बी बेटर। सो टॉर्क बीना कॉस थीटा बीना साइन अल्फा, बट अगर INA को मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर लिया जाए जो फ्यूचर में है, तो टॉर्क इज इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। और अगर टॉर्क m और b का क्रॉस प्रोडक्ट है, सो thus डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ये क्या है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू बोथ m वेक्टर एंड b वेक्टर, तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सो दिस इज बीन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल। और अगर मैं आपके साथ एक और फाइनल चीज प्लीज बिफोर लिविंग, एक और फाइनल चीज जस्ट आ गई है माइंड में जो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन इज व्हेनेवर अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। नेट फोर्स कुछ नहीं होगा तो कोई लीनियर मोशन नहीं आएगा, यानी रेक्टेंगुलर कॉइल कहीं पे मूव नहीं करेगा, ना आगे ना पीछे, बट इट विल रोटेट बिकॉज ऑफ द टॉर्क। टॉर्क कितना लगेगा, बीना कॉस थीटा या फिर बीना साइन अल्फा बोलो। अगर एंगल कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का है तो कॉस थीटा, और अगर एंगल एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में है तो साइन अल्फा। चलो हमने इसे भी मॉडिफाई करके mb sin अल्फा की तरह लिखना शुरू कर दिया, जहां पे m इज इक्वल टू NIA, इसे ब्रैकेट में रखना। इसका प्रूफ हम फ्यूचर में करेंगे, जरूर डेफिनेटली करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो टॉर्क के बारे में सब पता चला, बट एक आइडिया कि व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। अब डायरेक्शन तो बता दी सर, डायरेक्शन जो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कहां है, जहां पे एरिया वेक्टर है, तो आप ये भी लिख सकते हो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एरिया वेक्टर की जहां डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है, तो बात तो वही निकल गया। चलिए अब मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क किन पे डिपेंड करेगा, चेक दिस आउट। इट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा, नंबर 2 इट डिपेंड अपॉन करंट कितना है कॉइल से, इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं कॉइल में, एंड फाइनली थिंग इट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ द कॉइल। तो इट डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, करंट, नंबर ऑफ टर्न एंड एरिया ऑफ द कॉइल। कॉइल के किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया। नाउ आवर टॉपिक स्टार्टेड फ्रॉम द नेम एज रेक्टेंगुलर कॉइल। हमारा टॉपिक था रेक्टेंगुलर कॉइल, हमने कॉइल रेक्टेंगुलर ली। फाइनल कंक्लूजन हमारे सामने है आफ्टर दिस 1 आवर, इस पूरे 1 घंटे के लेक्चर के बाद कंक्लूजन हमारे सामने है। रेक्टेंगुलर कॉइल एरिया ए आ रहा है, वेयर ए रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल का एरिया क्या है। नाउ आई विल आस्क यू वेदर दिस एक्सप्रेशन डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कॉइल जो हमने लिया। हमने तो स्टार्टिंग रेक्टेंगुलर लेके गए थे, बट क्या रेक्टेंगुलर का कोई स्पेसिफिकेशन आ रहा है यहाँ पे, हाँ एरिया आ रहा है लेंथ इनटू विड्थ, बट एरिया है ना,
तो एरिया तो सर्कल का भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अगर उसका रेडियस है तो एरिया तो किसी का भी हो जाएगा। बट क्या ये फॉर्मूला आपको किसी पर्टिकुलर शेप के बारे में बता रहा है कि कॉइल का यही शेप होना चाहिए? हमने लिया तो रेक्टेंगुलर था, बट एक्सप्रेशन में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमें शेप को लेके कंसर्न करे। सो व्हाट डज इट मीन? इट मींस मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करना है, करंट पे डिपेंड करना है, नंबर ऑफ टर्न पे और कॉइल के एरिया पे, बट कॉइल का शेप फाइनली कुछ डिपेंड ही नहीं किया। शेप को लेके अगर मान लीजिए यहाँ पे लेंथ आ जाता तो हम कंसर्न हो जाते, सर रेक्टेंगल की लेंथ है, सर्कल की लेंथ नहीं होती, तो फिर वो नहीं हो सकता। विड्थ आ जाता, यानी रेक्टेंगल का अगर कोई स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टी आ जाती तब तो देखते थे। ये तो एरिया है और एरिया तो कॉमन प्रॉपर्टी है, वो तो किसी भी शेप का हो सकता है। तो सबसे ज्यादा और सबसे सीखने वाली बात ये है दैट टॉर्क ऑन कॉइल इज इंडिपेंडेंट टू शेप ऑफ कॉइल। इस बात को भी याद रखेंगे कि कॉइल के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है वो शेप के इंडिपेंडेंट है। सो विद दैट नोट एंड विद दैट कंक्लूजन, here we are done with today's lecture. So please go through it, please complete it, revise it और यहां तक डन कीजिए। एंड एज आई टोल्ड यू, आज का लेक्चर आपके आने वाले कल वाले लेक्चर मींस नेक्स्ट लेक्चर का मेन मोटो है। जिसने ये टॉपिक समझ लिया, जिसको ये समझ में आया कि रेक्टेंगुलर कॉइल को टॉर्क क्यों एक्सपीरियंस होता है, he or she will be able to explain or go through the next lecture. So please hurry up and please complete this now. Thank you very much, madam.